नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अरोरा क्लासेस पे। आज की जो हमारी क्लास है वो है ज्योग्राफी की क्लास 7 का चैप्टर 6, जिसका शीर्षक क्या है? प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवन। तो शीर्षक समझ पा रहे हो, प्राकृतिक वनस्पति यानी कि जंगल झाड़ के बारे में पढ़ना है ना। और वन्य जीवन यानी कि जीव जंतु जो जंगल में रहते हैं, जैसे शेर, बाघ, चीता, हाथी, इन सब के बारे में पढ़ना है। तो अब जरा रिलेट कीजिए पीछे के चैप्टर से। अभी तक हमने क्या पढ़ा? ज्योग्राफी के जो हमारा सफ़र चल रहा है हमारा, उसमें हमने बहुत सारी चीज़ें कवर करी। जल मंडल, स्थल मंडल, वायुमंडल, जीव मंडल, भूप्रपट्टी जो होती है हमारी, मेंटल होता है, कैसे क्रोड किस तरह काम करता है, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हमने पढ़ी है ना। फिर उसको भी अंदर टुकड़े किए, वायुमंडल के टुकड़े किए, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ये सब निकल गया है। तो कहने का मतलब हम लोग काफ़ी आगे आ गए हैं। अगर आपने पिछली क्लास ना किया तो प्लीज़ कर लीजिए, 6 क्लास भी कीजिए, 7 क्लास भी कीजिए। अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाएं यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन करेंगी, इसलिए अक्षांश रेखाओं और देशांतर रेखाओं का जो आपको कॉन्सेप्ट है एकदम क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। तो जैसे कि शुरू में ही मैंने अर्थ ड्रॉ कर दिया है। इससे पहले हमने बहुत सारी क्लासेस उसमें देखा कि ये प्रॉपर्टी है ऊपर वाली, अंदर मेंटल ये है वो है, तो वह सब छोड़ देते हैं। अभी हम देखते हैं कि जो हमारी पृथ्वी की प्रॉपर्टी है ऊपर वाली लेयर, उस पर उगाया है जंगल, बहुत सारा जंगल। और इस जंगल में रहने लगे हैं जीव जंतु, शेर, बाघ, हाथी, कछुआ, छछूंदर, गधा, सब रहने लगे हैं, ठीक है ना। तो इसमें हम यही पढ़ना है। तो सबसे पहले तो हम रिलेट कर लेते हैं इसको। प्राकृतिक वनस्पति जैसा कि लिखा गया यहाँ पे, तो प्राकृतिक वनस्पति मतलब होता क्या है? तो देखिए, वनस्पति मतलब पेड़ पौधा, झाड़, ठीक है ना। वैसे पेड़ पौधे, वैसे झाड़, मतलब मोटा मोटी बता रहा हूँ आपको, वैसा जंगल जो स्वतः उग जाए, मतलब बिना मानव हस्तक्षेप के, उसे कहेंगे प्राकृतिक वनस्पति, ठीक है। जैसे कि अमेजोन का जंगल, जैसे कि गंगा नदी का डेल्टा में जो जंगल बना हुआ है ना, वो सब, तो उसमें आदमी लगाया नहीं पेड़, ना कुछ रोपा, ना कुछ किया, वृक्षारोपण हुआ नहीं किया, स्वतः होगा, तो उसे कहेंगे प्राकृतिक वनस्पति। अब आपके छत पे जो गमला है वो प्राकृतिक वनस्पति है? नहीं, आपने लगाया है, मानव निर्मित है वो, मानव निर्मित जंगल, ठीक है ना। और वन्य जीवन यानी कि उसमें रहने वाले जीव जंतु। ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजिंग हो सकता है बच्चों के लिए, ठीक है। इसमें काफ़ी ज़्यादा टर्म आएंगे, जैसे कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। तो समझना जरूरी है कि उष्णकटिबंधीय होता क्या है ना। शीतोष्ण कटिबंध क्या होता है? शीत कटिबंध का होता है। हालांकि ये चीज़ जो है 6 में ही मैंने बता दी थी, 6 क्लास का आप देखोगे ना, उसमें जाओगे तो आपको मिल जाएगा। तो देखिए, धीरे धीरे बढ़ता है एनसीईआरटी का जो हमारा ट्रेन है, ज्योग्राफी का जो ट्रेन है, धीरे धीरे बढ़ता है। तो पीछे वाला बोगी को लेकर चलना है, यानी कि पीछे वाला बोगी छोड़ दी। तो वही बता रहा हूँ कि अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाएं, टाइम जोन वगैरह सब चीज़ आपको कवर करना जरूरी है, ठीक है ना। और अगर आप 7 क्लास से प्लस यानी कि 8, 9, 10, 11 में हो, तो मुझे आपसे उम्मीद है कि आप ये चीज़ें जानते होंगे। तो मैं जो जो वर्ड बताऊंगा आगे आप पकड़ोगे उसको। देखिए, कहा जा रहा है कि ये हमारी पृथ्वी थी, इसमें वनस्पतियाँ उगाएं। तो वनस्पतियाँ कैसे उगाएं भाई? तो वही बारिश हुआ, ये हुआ, वो हुआ, उससे वनस्पतियाँ उगाएं। अब ऐसा है कि वनस्पति इंसान के आने से भी पहले उगा हुआ है, ठीक है ना। मतलब इंसान धरती पे नहीं था, फिर भी वनस्पतियाँ उसमें थी, जीव जंतु नहीं था, उससे पहले पेड़ पौधे थे। तो पेड़ पौधे जो हैं काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन को देखे हैं, है ना, काफ़ी ज़्यादा परिवर्तित भी हुए हैं समय के साथ। इसमें आपको मुख्यतः प्राकृतिक वनस्पति को 3 टुकड़ों में बांट दिया गया। प्राकृतिक वनस्पति तथा उसके मुख्य वर्ग लिखा गया ना, 3 टुकड़ों में बांट दिया गया। अब देखिए, किसी भी पेड़ को, धरती पर कोई भी पेड़ हो, कहीं का भी पेड़ हो, उसको उपजने के लिए 4 चीज़ें चाहिए मुख्यतः: मिट्टी, जल, एयर यानी कि हवा, और सूर्य की रोशनी। 4 चीज़ है ना। 4 चीज़ अगर है तो आपका जो पौधा है वो एकदम खिलखिला के उठेगा और सब चीज़ करेगा। अब 4 में से कोई एक चीज़ अगर आप घटा दोगे तो दिक्कत हो जाएगा। मान लो कि पानी मिल रहा है उसको, हवा मिल रहा है उसको, सूर्य की रोशनी मिल रहा है उसको, लेकिन मिट्टी उसको नहीं मिल रहा है, तो फिर दिक्कत हो जाएगा, ठीक है ना। तो चारों चीज़ें मिलना ज़रूरी है। तो जब चारों चीज़ें बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलती है तो पेड़ हमारा बहुत बड़ा हो जाता है, ठीक है ना। पेड़ है जो बहुत बड़ा हो जाएगा। और चारों में से कोई एक चीज़ घटने लगा धीरे धीरे, जैसे कि पानी की मात्रा कम हो गई धीरे धीरे, मिट्टी है, हवा है, ये है, वो है, अब पानी ही नहीं, तो पेड़ हमारा सूखने लगेगा। या एयर की मात्रा कम गई, एयर की मात्रा हाल कमती नहीं, मतलब मैं बता रहा हूँ आपको बस कि एयर अगर घटा दोगे तो पेड़ का पत्ता मुरझा जाएगा, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड ले नहीं पाएगा, मर जाएगा, भोजन बना नहीं पाएगा, मर जाएगा। तो वही आपको बताया गया है कि मुख्य वर्गों में 3 में बांटा गया। देखिए, पहला आपका पढ़ना रहेगा वन। तो वन अब किस आधार पर बांटा है? तो देखिए, जिस जगह पे ज़्यादा वर्षा होगी और मिट्टी जो है उपजाऊ रहेगी, वहाँ पे हो जाएगा वन, बहुत सारा मात्रा में जंगल हो जाएगा। बड़े जंगल को वन कहा जाता है, फॉरेस्ट, ठीक है ना। फिर वनों के टुकड़े किए गए हैं, देखिए आपका 2, 2, 4, 5, 6 आपको दिया गया है। इससे बहुत सारे टुकड़े हैं, लेकिन मुख्यतः आपको यही अभी पढ़ना है, ठीक है ना। तो मैं मैप के साथ आपको समझा दूँ। वन है
तो जहाँ पे बारिश यानी कि हैवी रेन होगा, हैवी रेन मैंने समझ रहे हो, हैवी रेन होगा, उपजाऊ मृदा होगी, मृदा यानी कि सॉइल, मिट्टी, ठीक है, वहाँ सूर्य की रोशनी प्रॉपर रहेगी, वहाँ पे पेड़ पौधे उगेंगे, ठीक है ना। तो उस एरिया को कहा जाता है वन। सनलाइट यहाँ लिख देता हूँ, LIGHT सनलाइट। दूसरा आपका दिया है घास स्थल। ये जो आप देख रहे हो ना तीनों, ये प्राकृतिक वनस्पति के रूप हैं, ठीक है ना, उसके वर्ग हैं, मुख्यतः 3 में बटा है, हालांकि और फिर नीचे तक जाएंगे, लेकिन अब 7 में हो ना तो ज़्यादा नहीं दिया। दूसरा है हमारा घास स्थल। तो घास कहाँ उगेंगे, देखिए पहले तो पेड़ उग रहा था, देखिए इस वाला पेड़, मतलब देख रहे हो ना कितने सारे पेड़ ये हैं वो है। अब बात करते हैं घास स्थल की। तो घास स्थल ऐसा दिखता है, ठीक है ना, देखिए येलो येलो घास दिख रहा है। तो इसमें आपको जो है पेड़ या तो नज़र आएंगे बहुत कम, या तो नहीं ही नज़र आएंगे, ठीक है ना। घास स्थल यानी कि ग्रास लैंड, ग्रास मतलब घास, ठीक है ना, स्थल यानी कि लैंड, इंग्लिश में उसे ग्रास लैंड कहा जाता है। अब बताइए जरा कि घास जो है हमारा कहाँ उगेगा, जहाँ बारिश होगा वहाँ पे घास उगेगा ही उगेगा। लेकिन मैं क्या बता रहा हूँ कि जहाँ हैवी रेन होगा वहाँ पे क्या होगा, पेड़ उग जाएगा। जब पेड़ उग जाएगा तो घासों को जगह बिल्कुल नहीं देगा, सारा ज़मीन वही कैप्चर कर लेगा। और ये सब बात जो है 1 2 3 4 5 6 ऐसे मतलब दिनों की नहीं है, महीनों की नहीं, लाखों वर्षों का बात है, ठीक है ना। तो लाखों वर्षों से वहाँ पेड़ अगर उग रहा है तो घास उगने ही नहीं देगा, वहाँ पर कैप्चर कर लेगा। लेकिन घास क्यों उग रहा है वहाँ पर, देखिए वहाँ बारिश कम होती है और वहाँ गर्म और सूखी हवाएं चलती हैं, इसलिए वहाँ पे घास के मैदान है। जैसे कि अभी ये वाला मैंने आपको दिखाया ना, इसका मतलब देखिए ना, आप इमेजिन कीजिए कि आप यहाँ पे खड़ा होता आपको क्या महसूस होगा, बताइए जरा, लगेगा गर्मी लगेगा कि नहीं लगेगा। हाँ देखिए मुझे ठंड लगा इसमें स्वेटर पहने, वहाँ पे खड़ा होंगे तो मुझे गर्मी लगेगा। तो आप देखिए सोच के ही अंदाज़ा लगा सकते हो, घास जल गए हैं, पीले हो गए हैं, इसका मतलब कि गर्मी ज़्यादा है, गर्म हवाएं चल रही है, सनलाइट ज़्यादा है, पानी की मात्रा कम है। तो पेड़ उगने के लिए क्या चाहिए, पानी चाहिए। अब पेड़ उगेगा तो पहले थोड़ा एकदम बड़ा हो जाएगा 100 फीट का के बाद, पहले छोटा सा पौधा उगता है। अब छोटा सा पौधा जब उगेगा तो उसको एकदम ड्राई एयर जो आएंगे, सूखी हवाएं जो आएंगी उसको मुरझा देंगे सुखा के, तो पेड़ वहाँ पे होगा नहीं, होगा, सिर्फ घास ही घास रहेगा। तो उस एरिया को कहा जाता है ग्रास लैंड, ठीक है ना। धरती पे काफ़ी सारे ग्रास लैंड हैं, आगे की क्लास में आपको पढ़ना है, जिसमें एक सवाना भी है, घास का मैदान है। डिस्कवरी चैनल देखते तो दिखाता था ना किस तरह शेर है उसको अटैक करने के लिए सीरज पे घास के पीछे एकदम छुपा रहता है, और हिरन जब आता है उसके करीब तो अचानक एकदम उस पर कूद जाता है, ठीक है। तो ग्रास लैंड उसे कहा जाता है। ग्रास लैंड को भी 2 मतलब बांटा गया है वर्गों में, उष्ण कटिबंधीय तथा शीतोष्ण कटिबंधीय। तो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन तो आपको यही हो रहा होगा कि ये सब कटिबंध क्या है, फालतू की चीज़ें हैं क्या, ठीक है ना, क्योंकि जंगल कितना प्यारा है, सिंगल है जरा, और फिर उसको कटिबंध में बांट दिया, ये किया वो किया, क्यों सिलेबस बढ़ा रहा है, तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा आपको। तीसरा हमारा है कांटेदार झाड़ियाँ। अब बताइए जरा, इसको मिल रहा था खूब हैवी रेन, सॉइल मिल रहा था प्रॉपर, सनलाइट मिल रहा था प्रॉपर, तो ये बन गया जंगल। इसको मिल रहा था सनलाइट तथा हैवी रेन, इसे नहीं मिला, इसे मिला लो रेन, और सॉइल तो मिलेगा ही, बिना सॉइल के पौधा उगेगा नहीं। लेकिन कांटेदार झाड़ियाँ कहाँ उगेगी, वो होगी कि ऐसे प्रदेश में जहाँ पे कुछ नहीं रहेगा, ठीक है ना, सिर्फ सनलाइट रहेगा, ड्राई एयर चलेंगे, सूखी हवाएं चलेंगे, और पानी की मात्रा कम एकदम रहेगी, ठीक है ना। तो वहाँ पे कांटेदार झाड़ियाँ, कैक्टस वगैरह उग जाएंगे, बबूल के पेड़ वगैरह उग जाएंगे। तो आई होप मैंने जो आपको 3 पॉइंट बताया आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर रेन नहीं होगा, रेन नहीं मेरा मतलब क्या कि बहुत लो होगा, है ना, उसका जो एकदम डाउन चला जाएगा रेन की मात्रा। अब जरा समझिए कि ये सब कटिबंध क्या है। तो 6 क्लास का अगर आपने किया है तो ठीक है, लेकिन मैं रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको चीज़ें जो है याद हो जाए। देखिए यह है हमारी अर्थ, ठीक है। अब अक्षांश रेखा तो जानते ही होंगे, इतना भी 7 में चल गए, मतलब ऑलमोस्ट चैप्टर खत्म ही होने वाला है। 6 के बाद 7 है, फिर उसके बाद डायरेक्ट 8 में घुस जाओगे आप, 8 क्लास में। तो अक्षांश का तो पता होना चाहिए भाई। कहा जा रहा है कि ये जो बीच वाली अक्षांश रेखा है इसे क्या कहा जाता है बाबू, इसे कहा जाता है इक्वेटर, ई फॉर इक्वेटर, यानी कि ये हमारी भूमि को मध्य से काट रहा है, इसलिए कहा जाता है इसे भूमध्य रेखा। विषुवत रेखा भी कहते हैं, विषुवत वृत्त भी कहते हैं, काफ़ी सारा नाम है, ठीक है ना। तो यह है इक्वेटर। ऊपर वाली रेखा जो 23.5 डिग्री पे है तथा नीचे वाली रेखा जो 23.5 डिग्री पे, उसे क्या कहेंगे, अक्षांश रेखा, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसको कहेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो अक्षांश लिख देना, ज़्यादा लिख देता हूँ, ठीक है ना। और इसे कहेंगे क्या, सॉरी अक्षांश लिख रहा हूँ मैं, ओहो, कर्क रेखा, और नीचे वाली को मकर रेखा।
ये हमारा ऊपर है उत्तरी वृत्त, इसे आप कह सकते हो, ठीक है ना। उत्तरी वृत्त आप कह दोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इसे दक्षिणी वृत्त कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये नॉर्थ में है, यानी कि उत्तर में है, और ये साउथ में है। कितना आसान है। अब बताइए जरा मुझे कि सबसे ज़्यादा गर्मी किस एरिया में पड़ती है। तो ये पिक्चर देख के आप रिलेट कर पा रहे हो कि सबसे ज़्यादा गर्मी जो है इक्वेटर वाले एरिया में पड़ता है। इक्वेटर से लेके जो कर्क रेखा तक एरिया होता है उसमें सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है। यहाँ 23.5 डिग्री से यहाँ तक आपका जो है दिमाग ख़राब कर देगा गर्मी से। इसलिए यहाँ पे जितनी भी कंट्री है ना वहाँ सालों गर्मी रहता है, समझे। तो देखते ही हो अफ्रीका में सालों गर्मी रहता है, वहाँ के लोग एकदम काले काले हो जाते हैं गर्मी से। तो ये वाला जो है हमारा इस एरिया में हमेशा गर्मी रहता है। तो गर्मी नहीं कहते हैं उसको भूगोल की भाषा में, भूगोल की भाषा में उसे कहते हैं उष्ण। क्या कहेंगे? उष्ण, ठीक है ना, उष्ण। तो ये वाला भी गर्म है और ये वाला भी गर्म है। गर्म जोन, तो गर्म को तो उष्ण कह रहा है। अब जोन यानी कि क्षेत्र होता है, तो क्षेत्र नहीं कहते हैं ज्योग्राफी में। ज्योग्राफी में कहा जाता है कटिबंध। जब पृथ्वी के टुकड़े किए जाते हैं तो उसको कटिबंध कहा जाता है। सब चीज़ का प्रॉपर नाम होता है ना। ऐसे मतलब चीज़ें जो हैं एकदम क्रम में चलती हैं, प्रॉपर तरीके से चलती है, ऐसे नहीं कि कुछ भी कहा दिया जाए। तो जोन को कहा जा रहा है, यानी एरिया को कहा जा रहा है कटिबंध। तो कटिबंध कितने हैं पहले ये देख लीजिए। 1 कटिबंध, 2 कटिबंध, 3 कटिबंध, 4, 5, 6 कटिबंध है ना। पृथ्वी को 6 कटिबंधों में बांटा गया। नीचे वाले को कटिबंध कहा जा रहा है। इंग्लिश में इसे जोन कहा जाता है। हम हिंदी में क्या कहते आ रहे हैं बचपन से कि ये एरिया है भाई, ये क्षेत्रफल है इसका, है ना, इतना दूर में फैला हुआ है, लेकिन इसे कहेंगे कटिबंध। तो अब बताइए मुझे कि मैं कहूँ कि पृथ्वी पर उष्ण कटिबंध कितना डिग्री से कितना डिग्री का फैला हुआ है, तो आप नहीं बता दोगे कि उत्तर में 23.5 डिग्री से लेके दक्षिण में 23.5 डिग्री अक्षांश तक फैला हुआ है। आसान है कि नहीं है। तो सबसे ज़्यादा गर्मी कहाँ रहेगा भाई, बताइए मुझे ज़रा कि सबसे ज़्यादा गर्मी यहीं पे रहेगा। उसके बाद गर्मी यहाँ पे कम होगी और यहाँ पे एकदम ना के बराबर होगी। ठीक एकदम यही चीज़ सेम फोटोकॉपी होता है, जो उधर होगा ना वही एकदम फोटोकॉपी यहाँ पे करते जाइए। अब यहाँ पे क्योंकि ठंड होती है हमेशा, तो इसलिए कहा जाता है इसे शीत। अब नीचे भी ठंड है तो इसे कहेंगे शीत। शीत माने ठंडा। तो ज्योग्राफी की भाषा अलग होती है, उसे कहते हैं शीत। ऐसे हम लोग कहते हैं ठंड है भाई, है ना। तो शीत और जोन को क्या करें, कटिबंध। तो शीत कटिबंध, शीत कटिबंध यहाँ हो गया, शीत कटिबंध यहाँ हो गया। तो कितने कटिबंधों का नाम आपको याद हो गया? 1, 2, 3, 4 का नाम याद हो गया। 2 बचा हुआ है। यह है हमारा क्या, शीत और उष्ण के बीच में है। शीत और उष्ण के बीच में है, तो इसे हम कहेंगे शीतोष्ण। शीत प्लस उष्ण, तो उसे कहा जाता है शीतोष्ण। शीतोष्ण कटिबंध, ठीक है। अब ये भी देखिए शीत और उष्ण के बीच में है, तो उसे कहेंगे शीतोष्ण कटिबंध। अब हो सके आपके मन में ख्याल आ रहा हो कि उसे शीतोष्ण क्यों कर रहे हैं, उष्ण शीत क्यों नहीं कर रहे हैं। तो मैचिंग में तो करना चाहिए ना, सुटेबल लगना चाहिए कि नहीं। जैसे कि आपके मम्मी के जो पिताजी हैं उनको क्या कहते हो, मम्मी के पापा तो नहीं कहते, नाना कहते हो, तो है ना, सब चीज़ का नाम होता है, वही चीज़ है। मम्मी के पापा कहोगे तो अजीब लगेगा, नाना कहते आ रहे हैं शुरू से, वही चीज़ है कि उष्ण शीत नहीं कहेंगे, इसे कहेंगे शीतोष्ण। अच्छा लगता है सुनने में, है ना, और उसका मतलब निकल के आता है। हिंदी ग्रामर पढ़ोगे तो सब चीज़ जो है आपका मिलेगा। तो अभी तक जो मैंने समझाया आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देख लेते हैं कि वनों के प्रकार किस तरह से बांटे गए हैं। पहला आपको मैंने क्या बताया कि वन जो है हैवी रेन के कारण, यानी कि जहाँ रेन होगा वहाँ पे वन होगा, जहाँ रेन नहीं होगा वहाँ पे घास के मैदान हो सकते हैं, तथा वहाँ पे कटीली झाड़ियाँ उग सकती हैं, है ना। मतलब कितना क्लियर पॉइंट ऑफ व्यू मिल रहा है हमें यहाँ से। अब बांटा गया है वनों को, देखिए उष्ण कटिबंधीय वन के आधार पर। तो उष्ण कटिबंधीय वन पृथ्वी पर कहाँ उगेंगे मुझे बताइए। यहाँ उगेंगे उष्ण कटिबंधीय वन, यहाँ उगेंगे, कहाँ उगेंगे, उष्ण कटिबंधीय वन उष्ण कटिबंध एरिया में उगेंगे। एरिया में उग रहे हैं इसलिए उसका नाम उसी के आधार पर रख दिया गया ताकि लोगों को दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे जो पौधा होगा, अब ए नाम का पौधा यहाँ पे और सी नाम का पौधा यहाँ पे, डी नाम का पौधा यहाँ पे। तो ए नाम का पौधा जो है उष्ण कटिबंधीय पौधा है, ई नाम का पौधा यहाँ पे। अब बताइए कि ई नाम का पौधा कहाँ पे, तो वो है मतलब ई नाम का पौधा जो है वो किस तरह का पौधा है, तो उष्ण कटिबंधीय पौधा है। क्यों? क्योंकि इस जोन के अंदर आ गया, ठीक है ना। अब बॉर्डर पे मान लीजिए हो गया, तो बॉर्डर पे है
तो उसे आप दोनों मान सकते हो, उष्ण कटिबंध भी कह सकते हो तथा शीतोष्ण भी कह सकते हो, या आगे की क्लास में जब जाओगे तो दोनों के बीच वाला एक रहता है ड्राई करके फिर वेट करके, तो अभी आप उसमें मत घुसिए, ठीक ना। ये कहा जा रहा है आपको, तो यहाँ पे मैं बता दें कि उष्ण कटिबंधीय पौधा यहाँ पे उगेगा। अब उष्ण कटिबंधीय पौधे के भी दो रूप हैं। पहला है आपका उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन और दूसरा है उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। सदाबहार मतलब होता है जिसमें हमेशा बहार रहता है, सदा यानी कि ऑलवेज, है ना। बहार यानी कि बहार मतलब जान ही रहे हो, एकदम खुशनुमा मौसम, तो सदा उसमें बहार है यानी कि हरियाली एकदम छाया हुआ। वन का तो वही है परिभाषा कि एकदम हरा रहना चाहिए, प्यारा रहना चाहिए, हमेशा हवाएं चलते रहनी चाहिए। तो जो वन हमेशा हरा रहेगा उसे कहा जाएगा सदाबहार, एवरग्रीन उसे कहा जाता है, ठीक है, एवरग्रीन। तो उष्ण कटिबंध में पाया जाने वाला वो ऐसा वन जो हमेशा ग्रीन रहता है, जो हमेशा हरा रहता है, उसे कहते हैं सदाबहार वन। फिर है उसी को दूसरा तरीका बांटा गया है कि उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। तो उष्ण कटिबंध में बसने वाला वैसा पौधा, अब उष्ण कटिबंधीय कह रहा हूँ इसका मतलब कि यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, मतलब इस बिंदु से लेकर इस बिंदु तक कहीं भी हो सकता है, तो वो उष्ण कटिबंधीय कहलाएगा। तो अगर कोई फॉरेस्ट यहाँ पे, अगर कोई वन यहाँ पे ऐसा है जो साल के मतलब 12 मंथ होता है, साल में 12 मंथ हरा रहेगा, तो उसे कहेंगे उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। लेकिन अगर कोई वन जो है साल के किसी पार्टिकुलर टाइम में एक साथ पत्ते गिरा दे अपना, अब कब गिराता है तो गर्मी में ही गिराता है, बताऊंगा उसका रीजन आगे दिया गया है आपका। तो मतलब पत्ता को कहा जाता है पर्ण, ठीक है ना। अब पाती मतलब गिरा दिया, तो पत्ते गिराने वाले जो होते हैं उसे कहा जाता है उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। क्लियर है ना यहाँ तक? हाँ, और अगर कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट में पूछ लीजिएगा, मैं बाद में आपको रिप्लाई दे दूंगा। फिर कहा जा रहा है कि अब देखिए, अब शीतोष्ण वन, तो उष्ण कटिबंधीय तो खत्म हो गया कहानी हमारा। शीतोष्ण वन यानी कि यहाँ रहने वाले वन, यह वाला वन, ये वाले वन कहलाएंगे क्या? शीतोष्ण कटिबंधीय वन, ठीक है। क्यों? क्योंकि शीतोष्ण कटिबंध में रह रहे हैं। अब इसमें भी दो तरीके के हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, उसमें हमेशा जो है पत्ता रहेगा, ठीक है, साल मतलब साल के 12 मास में उसमें पत्ता रहेगा। और ठीक दूसरा दिया गया शीतोष्ण पर्णपाती वन, यानी कि साल के किसी एक टाइम में पत्ता गिराएगा वो, ठीक है। तो पर्णपाती मतलब वही होता है पत्ता गिराना। फिर है भूमध्य सागरीय वनस्पति, मेडिटेरेनियन वेजिटेशन इसका इंग्लिश में कहा जाएगा। भूमध्य सागर जो है आपका देखिए कहाँ पे स्थित है, यूरोप के नीचे, अफ्रीका के ऊपर तथा एशिया के पश्चिम में स्थित है। एशिया मतलब ऑलमोस्ट वहाँ पे ख़त्म ही है, तो वहाँ पे स्थित है। तो वहाँ पे जो उगने वाली वनस्पतियाँ हैं उसके बारे में थोड़ा सा दिया गया है बुक में जानकारी, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है इसलिए दिया गया। फिर एक शंकुधारी वन आपका दिया गया। अब देखिए, अब ऐसा शंकुधारी वन, अभी मैं बोलूँगा बताइए शंकुधारी वन कहाँ है, तो बता दोगे? नहीं बता पाओगे। क्यों नहीं बता पाओगे? मतलब मैंने क्या बताया कि शीतोष्ण एरिया में है तो शीतोष्ण वन, उष्ण में है तो उष्ण वन, तो शंकु कटिबंध कहीं है ही नहीं इसमें, तो शंकुधारी वन कहाँ पे होगा? नहीं ना, कन्फ्यूजन हो रहा ना। देखिए शंकुधारी वन वैसे एरिया में होता है, आपको मैं बताता हूँ, इस एरिया में, ठीक है ना। अब यहाँ पे ही क्यों होता है भाई? इस एरिया में होगा या फिर वैसे एरिया में होगा जहाँ पे ठंड ज़्यादा होगी। शंकु मतलब क्या होता है? शंकु आपने पढ़ा है ना मैथ में, ये वाला शंकु टोपी रहता है बर्थडे वाला में, तो इस तरह नीचे जाके ऊपर जाके मिलता है, उसको कहते हैं शंकु। तो ये जो ट्री आप देख रहे हो ये एक शंकुधारी ट्री है, मतलब कॉनिफेरस ट्री कहा जाएगा इंग्लिश में, तथा हिंदी में इसे कहा जाएगा शंकुधारी वृक्ष। तो इनकी संरचना ऐसी क्यों हो जाती है पता है? ताकि बर्फीले इलाके में जब उगे ना, तो उन पर जब बर्फ़ गिरे तो नीचे की ओर ऐसे ढह जाए, ठीक है, नीचे की ओर ढह जाए, उस पर बर्फ़ नहीं टिके। बर्फ़ टिकेगा तो क्या होगा, उसकी टहनियाँ जो हैं वो टूट जाएंगे, या फिर उसमें कीड़े लगेंगे। उस पर जब बर्फ़ स्टोर रहेगा तो उस पर कीड़े लग सकते हैं ना, फंगस लग सकता है, बैक्टीरिया लग सकता है। तो जब बर्फ़ों को नीचे गिरा दिया जाता है तो उसमें कुछ नहीं लगता। तो या तो ठंडे प्रदेश में होंगे ये शंकुधारी वृक्ष, या ठंडे प्रदेश में होंगे कहने का मतलब समझे कि या तो ठंडे प्रदेश में होंगे या फिर वैसे एरिया में होंगे जहाँ पे ठंडा होगा। तो ठंडा कहाँ पे होता है? आप आगे की क्लास में पढ़ोगे कि जैसे जैसे हम धरती के सतह से ऊपर जाते हैं ना, तो ठंड आते जाता है।
तो जैसे कि हिमालय जब चढ़ोगे तो हिमालय कहाँ पे है, कर्क रेखा पे स्थित है, मेरा मतलब कर्क रेखा से ऊपर है, यहाँ पे है ना, यहाँ पे हिमालय है। तो वो तो ठंडा एरिया नहीं है, लेकिन जब धरती से दूर गया, ऊंचा गया तो ठंड हो जाता है वहाँ पे। तो वहाँ पे आपको जो पौधे देखने को मिलेंगे वो शंकुधारी पौधे होंगे, और वहाँ जो वन देखने को मिलेंगे वो शंकुधारी वन होंगे, कोनिफेरस फॉरेस्ट होंगे। देखिए सारा खेल किस चीज़ का है अगर मैं बताऊँ यहाँ पे, तो 2 चीज़ को एकदम गांठ बांध लीजिए यहाँ पे आप। पहला क्लाइमेट यानी कि जलवायु, देन सेकंड चीज़ आप बताइए, गेस कीजिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं हिंट दे देता हूँ आपको, ये एक ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आप सब में है, ठीक है ना। और मतलब जिस तरह से जलवायु हमें प्रभावित करती है, हमें ढलना सिखाती है, वो चीज़ है डीएनए, ठीक है ना। डीएनए को आप समझ सकते हो कि हमारा मेमोरी कार्ड है। मेमोरी कार्ड मोबाइल में रहता है तो उसमें तो फोटो रहता है। देखिए मेमोरी कार्ड भी कहना सही नहीं रहेगा, एक्चुअली रोम की तरह काम करता है, ROM, रीड ओनली मेमोरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए जैसे कि रोम क्या होता है, हमारे मोबाइल में कुछ फंक्शंस होते हैं कि ये बटन दबाऊंगा तो इस तरह पीछे जाएगा, ये करूँगा तो वो जाएगा, है ना। तो वो रोम में लिखा हुआ रहता है, कोडिंग किया हुआ रहता है कि देख भाई ये अगर यहाँ पे क्लिक होगा इस पर्टिकुलर एरिया में तो बैक करना है, यहाँ होगा तो होम बटन खोलना है, यहाँ होना है तो गूगल खोलना है, यहाँ करना है तो ये करना है। ऐप डेवलपर जो होते हैं इस तरह के मतलब चीज़ें करते रहते हैं। तो डीएनए जो होता है हमारे रोम की तरह काम करता है ना, रीड ओनली मेमोरी की तरह काम करता है। कि देखिए कैसे मेरे डीएनए में लिखा गया है, मेरे फैमिली में जो लोग हैं वो लंबे लंबे हैं, तो मैं भी लंबा हूँ। तो ये चीज़ कहाँ से है, मेरे डीएनए में है। हो सके बहुत ज़्यादा चांसेस इस चीज़ के हैं कि मेरा जो बच्चा होगा या मेरी जो बच्ची होगी वो भी लंबा होगा, ठीक है ना। तो ये कहाँ पे लिखा गया, मेरे डीएनए में लिखा गया है। ओके, तो ये चीज़ आप समझिए। अब देखिए जलवायु और डीएनए में क्या संबंध है, एक एग्जांपल आपको देता हूँ। मान लीजिए मेरे पास एक छोटा सा जंगल है यहाँ पे, और वो जंगल जो है पृथ्वी के किसी भी कोने पे हो सकता है, कहीं भी। अब कहीं भी मैं बता रहा हूँ, मतलब छोटा सा जंगल है, वहाँ जो पेड़ पौधे हैं 5 मीटर 10 मीटर इतने ही ऊंचाई है, मतलब मैक्सिमम ऊंचाई वहाँ की 10 मीटर है पेड़ पौधों की। दूसरा जंगल जो है ये रहा मेरा, मान लीजिए यहाँ पे, इसके जो पेड़ पौधे की ऊंचाई है बहुत लंबी है, मतलब मिनिमम 30 मीटर है और मैक्सिमम 60 मीटर उसकी लंबाई है, ठीक है ना। तो आप देख सकते हो कि यहाँ के पेड़ बौने बौने हैं, यहाँ के पेड़ लंबे लंबे हैं। एक चिड़िया है, या फिर कहा जाए कि 2 चिड़िया हैं और दोनों भाई हैं। लाखों वर्ष पहले एक चिड़िया यहाँ पे आई और एक चिड़िया यहाँ पे गई, दोनों भाई थे, ठीक है ना। अभी एक चिड़िया रहती है, देख रही है, छोटा छोटा पेड़ है, ज़्यादा तो उड़ना पड़ेगा नहीं, चलो धीरे धीरे यहाँ जाना है 10 फीट मतलब 10 मीटर उड़ना है, फिर उसके बाद नीचे आ जाना। यहाँ वाली चिड़िया है कहेगी बहुत ऊँचा है यार, है ना, इस तरह से देखेगी। तो अब धीरे 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 समय तो किसी के लिए नहीं रुकता है ना, समय चक्र चलते 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 ये बच्चा देगा, ये बच्चा देगा, फिर बच्चा देगा, फिर बच्चा देगा, फिर बच्चा देगा, फिर बच्चा देगा, ऐसे मतलब लाख साल मान लीजिए बीत गए, है ना। और यहाँ के पेड़ लंबे लंबे हैं, यहाँ के पेड़ बौने बौने हैं। तो यहाँ वाली जो चिड़िया होगी ना, उसके जो मांसपेशियाँ होगी पंखों वाली उतनी मजबूत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इसको हल्का हल्का ऊंचा पे उड़ना है, मतलब मैक्सिमम 10 मीटर उड़ना है बेचारी को। 10 मीटर आप कितना समझ सकते हो कि 2 तल्ला, इतना उतना ही उड़ना है उसको, ठीक है ना। नीचे खाना खोजना है, ये चीज़ करना है। लेकिन यहाँ वाली चिड़िया है, इसको घोंसला बनाने के लिए ऊपर जाना पड़ेगा। तो उसके जो डैने होंगे, जो डैने मतलब जो होता है ना उड़ने वाली चिड़िया का, इसकी मांसपेशियाँ बहुत मजबूत होगी। 60 मीटर समझ रहे हो उड़ना, तो इसकी मांसपेशियाँ मजबूत हो जाएगी, तो इसकी कमज़ोर रहेगी। धीरे 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 और लाख साल बीतेगा तो अलग अलग स्पीसीज बन जाएगा दोनों। तो देखिए जलवायु के अनुसार ढल गया कि नहीं, माहौल के अनुसार ढल गया कि नहीं। यहाँ तो जलवायु का आना सही नहीं रहेगा, लेकिन माहौल के अनुसार ढल गया। और ढलने में टाइम लगता है, ऐसा नहीं कि ये आज डालें कल परसों ढल गया, नहीं, लाख साल लगते हैं, 10,000 साल लगते हैं, 20,000 साल लगते हैं, 50,000 साल लगते हैं। तो ये चिड़िया जो हमारी है छोटी ही रह गई और इसके डैने जो हैं बड़े बड़े हो गए। और बहुत सारे परिवर्तन होंगे, आप मतलब सोच भी नहीं सकते इतना परिवर्तन हो गया यहाँ पर। जैसे कि ये जो हमारी चिड़िया है जो बड़े जंगलों में गई थी, उसके जो डैने हैं और बड़े बड़े हो जाएंगे। क्यों बड़े बड़े होंगे? क्योंकि वहाँ से सबसे ऊपर चढ़ के वो डाइविंग करेगा नीचे। जैसे चील कैसे एकदम हाथ खोल के ऐसे उड़ते रहता है, तो उसके डैने जो हैं बड़े हो जाएंगे, डैनों का आकार बदल जाएगा, चोंच का आकार बदल जाएगा, पैर का आकार बदल जाएगा, क्योंकि ऊंचा पर जाकर उसको बैठना है, पकड़ना है। ये छोटी चिड़िया छोटी रह जाएगी, वो बड़ा हो जाएगा।
आप देखो कि ये गौरैया बन गई एक समय बाद और ये चील बन गया, है ना। 10 लाख साल बाद एक गौरैया बन गई और वो चील बन जाएगा। तो यही है कि हम लोग एक ही बिंदु से निकले हुए हैं, हम सब, मछली हो गया, बिल्ली हो गया, कुत्ता हो गया, खरगोश हो गया, हम सब एक ही बिंदु से निकले। आप 9th क्लास में बायोलॉजी पढ़ोगे ना तो उसमें आपको पढ़ना है बहुत अच्छा तरीके से। प्लीज़ पढ़िएगा उस चीज़ को, बहुत अच्छा है, मैंने पढ़ा है तो मुझे पता है, ठीक है। तो हम लोग एक बिंदु से निकले हैं, धीरे धीरे हम लोग बहुत ज़्यादा मतलब डाइवर्सिटी आई और माहौल के अनुसार, DNA के अनुसार, जलवायु के अनुसार चेंज हुए हम लोग। अगले बिंदु में हम पढ़ेंगे उष्णकटिबंधीय वन के बारे में। इसमें हम सदाबहार वन तथा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन के बारे में पढ़ेंगे। तो आई होप मैंने जो भी बताया आपको वो चीज़ आप एकदम समझ गए होगी। बेसिकली इसमें कुछ समझने लायक था नहीं, अभी तो समझने लायक जो है इसके बाद है, ठीक है ना। तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी देख सके वीडियो, है ना। नॉलेज शेयर करने से बढ़ता है। तो मिलता हूँ मैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।